एनवी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ आपके साथ साधना पत्र। चलिए खबरों का आगाज कर लेते हैं। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी की सियासी जो आकांक्षा है वो पंजाब में भी जाग गई है। सियासत में आने को लेकर किसान संगठनों के निशाने पर आने के बाद भी वो अपनी मुहिम से पीछे हटने को तैयार नहीं है। और दरअसल यहाँ भारतीय किसान यूनियन चडूनी के अध्यक्ष ने पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने और राज्य की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अपना नया सियासी संगठन मिशन पंजाब के गठन की भी उन्होंने घोषणा की है। आपको ये बता दें कि चडूनी को सियासत में आने के बयानों के कारण पिछले दिनों संयुक्त किसान मोर्चा से निलंबित कर दिया गया था। अब फिलहाल आपको ये भी बता दें कि आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने ऐलान कर दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, आइए दिखाते हैं। दिल्ली सरकार इस मामले में एक तो परिवार उसकी अपनी बच्ची तो वापस नहीं आ सकती और जो परिवार के साथ अन्याय हुआ है वो बेहद दुखद है, उसकी भरपाई पूरी नहीं की जा सकती। लेकिन दिल्ली सरकार परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इसमें हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे और इस केस में दिल्ली सरकार सबसे बड़े से बड़ा वकील कोर्ट में लगाएगी ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। दूसरा, अपने दिल्ली में कानून व्यवस्था को ठीक करने की बहुत जरूरत है। कानून व्यवस्था में दुरुस्ती लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि इस बारे में ठोस कदम उठाए जाएं और हम अपनी तरफ से उसमें पूरा सहयोग करेंगे। जो भी केंद्र सरकार हमसे कहेगी हम वो पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन दिल्ली में, दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ अगर इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो ये अच्छा मैसेज नहीं जाता। लोग असुरक्षित भी महसूस करते हैं और पूरी दुनिया के अंदर भी ये मैसेज अच्छा नहीं जाता कि दिल्ली के देश के, भारत की राजधानी के अंदर इस तरह की हरकत हो रही है। तो हमें साथ साथ अपनी कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। पुलिस पर भी वही मैंने कहा कि हमें व्यवस्था दुरुस्त करने की जरूरत है। इस तरीके से हम गुरनाम सिंह चडूनी की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि अब वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और अपने उम्मीदवार उतारेंगे, उसी को लेकर हम बात कर रहे थे। और आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने ऐलान ये किया है कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। सिंघू और टिकरू बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान नेताओं को मंच पर नहीं आने दिया जा रहा और इसके बावजूद चडूनी है वो सियासत में आने को लेकर खुलकर मुहिम छेड़े हुए हैं। और इसी को लेकर अब यहाँ किसान नेता ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और अपने उम्मीदवार उतारेंगे। अब देखना यह है कि क्या कुछ सामने आने वाला है। आपको बता दें कि हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी की सियासी आकांक्षा अब पंजाब में भी जाग गई है। 117 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे ये। तो यहाँ चडूनी ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो 2022 में पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। अब देखना यह है कि आगे की रणनीति क्या है, क्या कुछ रहने वाला है, वो देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि पंजाब विधानसभा का हम चुनाव लड़ेंगे। और यहाँ सियासत में आने को लेकर किसान संगठनों के निशाने पर आने के बाद वो अपनी मुहिम से पीछे हटने को तैयार भी नहीं है। और यहाँ मिशन पंजाब भी एक उन्होंने संगठित किया है। आपको ये भी बता दें कि उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अपना नया सियासी संगठन मिशन पंजाब के गठन की भी घोषणा कर रहा हूं। और चडूनी को सियासत में आने के बयानों के कारण पिछले दिनों संयुक्त किसान मोर्चा से निलंबित कर दिया गया था। आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने ऐलान कर दिया है कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने ऐलान कर रखा है कि उनका राजनीति से कोई लेना देना तो नहीं है। लेकिन इसके बावजूद सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान नेताओं को मंच पर नहीं आने दिया जा रहा। इसके बावजूद चडूनी सियासत में आने को लेकर खुलकर मुहिम छेड़े हुए हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि यहाँ चडूनी ने 117 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि अगर बीजेपी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को सीएम घोषित करती है तो हम बीजेपी को समर्थन देने को तैयार हैं। वहीं उनके इस बयान पर केंद्रीय मंत्री अनिल मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए दिखाते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जैसे आप भी जानती होंगी, जो भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है
वो धर्म और जाति के आधार पर हम काम नहीं करते। हम राष्ट्र के लिए और राष्ट्र के सब लोगों के लिए काम करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो हमारे लिए जाति धर्म मसला नहीं है। हमारे लिए मसला ये है कि लोगों की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, लोगों की जो अपेक्षाएं सरकार से हैं वो पूरी हो रही कि नहीं हो रही हैं, जो हमारे विकास की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सड़क हो, बिजली हो, उस पर सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है। हम लोग इन मसलों पर करते हैं, कानून व्यवस्था ठीक रहे, ऐसे सब चीज़ों को लेकर के हम चुनाव में जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पर इस तरह की बातें दूसरे राजनीतिक दल इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास काम उन्होंने किया नहीं जब उनको समय मिला। और आप सदन में, जैसे आप अभी चर्चा आपने की, वो लगातार इस तरह से व्यवहार करते हैं कि सदन चलने ना दें, इस तरह की बातें करते हैं। और इस सब के कारण यही है क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। वो जातिगत राजनीति करके, धर्मगत राजनीति करके कुर्सी तक पहुंचना केवल उनका उद्देश्य होता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं सोचती। हम लोगों के लिए है, लोगों के विकास के लिए है, राष्ट्र के निर्माण के लिए है, और उसी उद्देश्य को लेकर हम काम करते हैं। राजभर जी ने ये बयान कैसे, स्वतंत्र देव सिंह जी से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि ये मात्र शिष्टाचार भेंट है, तो क्या वो बीजेपी के साथ आएंगे और क्या इस तरह की बातें चल रही हैं? देखिए, राजनीति में राजभर साहब बड़े नेता हैं, वो मिनिस्टर भी रहे यूपी कैबिनेट में, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी राजनीति में हमारे एक बड़े दल के, हमारा दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और उसमें सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के वो अध्यक्ष हैं। तो उस नाते उनका मिलना जुलना बड़े नेताओं से होता रहता है। राजभर जी की भी अपनी राजनीति। यहाँ लेंगे छोटे से ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने वैक्सीनेशन को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि योगी सरकार लोगों को एक डोज लगातार वाही लूट रही है और संसद की कार्यवाही को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। दिखाते हैं। खासकर योगी आदित्यनाथ ब्रांडिंग, हेडिंग, मैनेजमेंट के व्यक्ति, पीआर के भरोसे चलने वाले व्यक्ति, कृपया यह बताएंगे कि 5 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ है कि वैक्सीन लगा है? मेरी जो जानकारी है वो स्पष्ट है। सीएससी पीएससी पर बड़ी लंबी लंबी लाइनें हैं। कोई 3 दिन बाद किसी का नंबर आ रहा है, किसी का महीनों दिन तक नंबर नहीं आ रहा है। रोज सैकड़ों और हजारों की संख्या में लोग पीएससी और सीएससी से वापस घरों को जा रहे हैं। उन लोगों को कब तक सरकार वैक्सीनेशन से पूर्ण करेगी? क्योंकि वैक्सीनेशन और वैक्सीन दोनों में 2 अंतर है। वैक्सीन 1 डोज को कहा जाता है और वैक्सीनेशन डबल डोज को कहा जाता है। और ये सरकार 1 डोज लगाकर बाबाई पीटने में, ढोल पीटने में पूरी तरह मशगूल को न चलने देना चाहते हो, चर्चा का भाग न बनना चाहते हो। वो प्रधानमंत्री जी लोगों को ज्ञान देना बंद करें। लोकतंत्र किस मुहाने पर खड़ा है? किसके अधिकार सुरक्षित है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। पत्रकार के खिलाफ भी मुकदमा लिखवा रहे हैं आप। विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जासूसी करा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ जासूसी करा रहे हैं। इसका जवाब आप क्यों नहीं देते? क्यों भाग रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट पर आपको भरोसा नहीं, उनके जजेज पर आपको भरोसा नहीं, संविधान। और संसद के दोनों सत्र इस बार हंगामे के चलते ज्यादा देर नहीं चल सके हैं। दरअसल यह विपक्ष लगातार कृषि कानूनों और पेगासस के मुद्दे पर हंगामा कर रहा है और चर्चा की मांग कर रहा है। वहीं इस मुद्दे पर आपको बता दें कि शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी है। I will not jump the gun to 2024। सबसे बड़ा क्राइसिस देश के सामने अभी है, जहां पे एक सत्र को चलने नहीं दिया जा रहा, वो भी सरकार की तरफ से, कि सरकार अपनी जवाबदेही से भाग रही है। आप कोविड का मुद्दा ले लीजिए, आप ऑक्सीजन शॉर्टेज का ले लीजिए, वैक्सीन शॉर्टेज का ले लीजिए, किसानों के अधिकारों की बात कर लीजिए, अर्थव्यवस्था को ले लीजिए। हर तरीके से आप लोग डिस्कशन करने को तैयार नहीं है, जवाबदेही से भाग रहे हैं। तो ये तो देश की प्रजातंत्र और संविधान के लिए खतरा है। तो इसलिए अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सारे यूनाइटेड फ्रंट बनकर, सारे ऑपोजिशन एक साथ होकर इस पे बहस हुई है, चर्चा हुई है, और आने वाले सेशन में हम होप करेंगे कि काम हो, अगर सरकार इन मुद्दों पे डिस्कस करने को तैयार हो।
और वहीं दूसरी ओर कृषि मंत्री द्वारा दिए बयान के विपक्ष की स्थिति अब कृषि कानून और किसान यूनियन जैसी हो गई है। और इस बयान पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस बयान से नरेंद्र सिंह तोमर ने साबित कर दिया है कि वो मंत्री के उपयुक्त नहीं है और वो किसानों का अपमान कर रहे हैं। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि किसानों के पास कोई आइडिया नहीं है। I think through this statement, this Narendra Singh Tomar himself proved that he is not fit enough to have a minister, because he is insulting the farmers of the country. How many times he invited farmers for discussion? All time farmers went for a discussion. Everybody know that they have clear slogan, they have clear idea that these 3 laws is going to cost them very badly. They should withdraw these 3 laws. This is a clear cut. You people know that. This is the clear cut demand. एमपी की बात कर लेते हैं। एमपी के जबलपुर में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी शुरू हो गई है और ऐसे में तीसरी लहर से बचाव का ये सही समय है। लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क लगाएं और तभी कोविड से सुरक्षा मिल सकती है। इसके लिए प्रशासन और पुलिस ने रोको टोको अभियान चलाया है और बिना मास्क और नाक के नीचे मास्क लगाने वालों पर जुर्माना करें और शारीरिक दूरी का पालन करवाएं। ऐसे में ये भी कहा गया है कि संक्रमण रोकने का यही समय है, क्योंकि संक्रमण फैलने के बाद ये उतना प्रभावी नहीं रहता। और आपको बता दें कि संभागायुक्त बी चंद्रशेखर ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सभी जिला कलेक्टरों को ये निर्देश जारी किए थे। इसके लिए सबसे पहले तो जागरूकता अभियान जो है, एक विजन जबलपुर एक एनजीओ है, उनसे कोलैबोरेट कर रहे हैं और वो उनके सपोर्ट से एक 14 दिन का पखवाड़ा जो उनके द्वारा संचालित किया जा रहा है रोको टोको अभियान के तहत, उसमें पुलिस की एक्टिव सहभागिता रहेगी। प्रत्येक थाने में जन जागरूकता अभियान जो है थाना क्षेत्र में चलेगा, जिसमें कि लोगों को जो मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि थोड़ी टेंडेंसी कम हुई मास्क पहनने की, तो उसके लिए सबको जागरूक किया जाएगा। साथ ही साथ जहाँ तक पुलिस विभाग के कर्मियों की बात है, हम वैक्सीनेशन पूरा हो गया है और उनके फैमिली मेम्बर्स का भी काफ़ी हद तक पूरा हो गया है। तो मुझे आशा है कि अगर थर्ड वेव आती भी है तो पुलिस विभाग बहुत अच्छे से उसका सामना करेगा और कोरोना को हम हराएंगे। अभी आम नागरिकों के अलावा पुलिस के कुछ लोग भी देख रहे हैं कि मास्क को अवॉइड कर रहे हैं, परमिशन देखने वाला सड़कों पर। नहीं, ये गंभीर बात है। अगर ऐसा है तो हम उनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे, क्योंकि मास्क अभी भी एक प्राइम नेसेसिटी है कोरोना के थर्ड वेव को प्रिवेंट करने के लिए। केवल जागरूकता मास्क है कि कुछ और भी योजनाएं हैं पुलिस की तरफ? और भी योजनाएं हैं, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए जो जहां बाजार में भीड़ भाड़ हो जाती है वहां पे भी हम चलानी कार्रवाई। बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना में कोरोना की जो रफ्तार है और उसका जो कहर है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आए दिन तेज रफ्तार के वाहनों की चपेट में लोग आकर मौत को गले लगा रहे हैं और जबकि यहां संबंधित विभाग इस तरह कोई संज्ञान नहीं ले रहा। मामला पटना का है, जहां वेटनरी कॉलेज के पास निजी बस के तेज रफ्तार ने एक व्यक्ति की जान ले ली और वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल भी हो गई है। इसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। हादसा बुधवार की सुबह 6 बजे के करीब राजधानी के वेटनरी कॉलेज के पास हुआ है, जहां निजी बस ने एयरपोर्ट के इंडिगो कर्मचारी प्रिंस और उसके साथ काम कर जा रही महिला लावणी को कुचल दिया। लड़का था, एक लड़का एक लेडीज था। कहाँ के थे? और सुने में दानापुर के थे। कहाँ जा रहे थे वो लोग? ड्यूटी जा रहे थे। कहाँ पे? पटना एयरपोर्ट इंडिगो। इंडिगो में काम करते थे आप? इंडिगो के स्टाफ में? क्या नाम था उन दोनों का? उनका नाम था, एक प्रिंस नाम था, हाँ, एक लामनी नाम था। एक लेडीज एक जेंट्स था। तो घायल है? हाँ, घायल है। बाकी एक लड़का जो था वो डेथ कर गया। डेथ कर गया? क्या नाम है उनको डेथ कर गया? प्रिंस नाम था, वो डेथ कर गया। और एक और जो घायल है? एक घायल है। क्या नाम है उनका जो घायल है? घायल है लामनी नाम। लावनी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा बंटी कुमार नाम हुआ। आप इंडिगो में क्या है? हम इंडिगो में लोड। और मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर महल गांव स्थित 220 केवी उपकेंद्र पर लगे 160 केवी के ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिससे आधे शहर की जो बिजली है वो गुल हो गई। बताया ये जा रहा है कि आग की घटना की जानकारी मिलने पर बिजली कंपनी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फोम टेंडर गाड़ी आग बुझाने पहुंची और मुश्किलों से आग पर काबू पाया गया।
स्टेशन बेलगांव है हमारा ग्वालियर का। ये यहाँ पे 160 MVA का 220 kV का ट्रांसफार्मर है ये, और ये करीब करीब 36-37 साल पुराना ट्रांसफार्मर है। इसको हमारे को बदलने का प्लान चल ही रहा था, और मतलब इसका प्लानिंग भी था ये बदलने का, कि कोई फॉल्ट इंटरनल रहा होगा कुछ तो भी, तो उसकी वजह से अचानक ये फॉल्ट में आग लगी इसमें। कितनी गाड़ियाँ आगे बचाने लगी? गाड़ियाँ तो मान के चलो कि मतलब 10-12 तो गाड़ियाँ लगी। पावर हाउस सिरौल रोड पर एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई है। बिजली का पावर हाउस है, उसके अंदर एक बड़ा ट्रांसफार्मर है, उसमें आग लग गई है, जिसे आग को बुझा दिया गया है। करीब 8:30 बजे करीब हमारे पास सूचना आई थी। हमारे यहाँ से 6 गाड़ियाँ और टैंकरों के माध्यम से टोटल कितनी गाड़ी हमने करीब 20 गाड़ी पानी फायरिंग करके आपको पूर्ण। और वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के नागपुर में कथित रूप से पुलिस की पिटाई के कारण एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। डीसीपी अक्षय छिंदे का ये कहना है कि मृतक के भाई ने होडकेश्वर पुलिस स्टेशन में शिकायत की है कि पुलिस ने उनके भाई को मारा और इसीलिए उनके भाई ने आत्महत्या की है, और फिलहाल इस मामले में जांच चल रही है। पुलिस स्टेशन में मृतक महेश राउत उनके भाई ने कंप्लेंट की है। पुलिस ने उनके भाई को मारहान की, इसलिए उनके भाई ने सुसाइड किया है, तो उस पर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है। उसके बारे में पुलिस इंक्वायरी चालू हो गई है। प्राइमरी घटना ऐसी है कि पुलिस स्टेशन में कंट्रोल में एक नंबर से कॉल आया था कि एक घर में मारहान हो रही है, तो बीट मार्शल वहाँ पे कॉल अटेंड करने के लिए गए थे, तो उनको वहाँ पे पता चला कि ऐसी कोई घटना हुई नहीं है। इसलिए उन्होंने कॉल आया था उनके पास इंक्वायरी की और उनको समझ लिया, उनको बताया कि ऐसे कॉल क्यों किया है, और फिर वहाँ से उन्होंने आके पुलिस स्टेशन में कायदेशीर कार्रवाई मतलब स्टेशन डायरी एंट्री वगैरह लिया है। तो उसी घटना को जो कंप्लेंट किया है वही जो मृतक है, पहले ही उन्होंने ऐसे भी एक बार कंट्रोल में कॉल किया है, और ऐसे प्राइमरी इंफॉर्मेशन ऐसी है कि जिनके नाम से ये फेक कॉल किया है वो भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर रहे हैं, और हम पूरी घटना की जांच कर रहे हैं, और जांच करने के बाद जो भी निकल आता है उस पर कायदेशीर कार्रवाई और हमारी प्रशासकीय कार्रवाई। आपको बता दें कि हाँ, पुलिस की पिटाई के बाद व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, और इसी को लेकर परिजनों ने हंगामा भी किया है। तस्वीरों में देख भी सकते हैं किस तरह से यहाँ परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। व्यक्ति ने आत्महत्या की है और उसके बाद परिवारजनों में बेहद ही गुस्सा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।